नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मानव स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है एहसास। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, पूरी पढ़िएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्रभु सचिवालय में क्लर्क थे। शादी के 8 साल बाद एक सुंदर कन्या ने लक्ष्मी रूप में उनके घर में जन्म लिया। प्रभु को उसी साल प्रमोशन भी मिल गया। वो एलडीसी से यूडीसी बन गए और 7वें वेतन आयोग लागू होने से धन लाभ भी भरपूर हो गया। रुक्मणी अपनी बेटी को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मानती थी, जिसके लिए उसने माँ लक्ष्मी के शुक्रवार के व्रत नियम पूर्वक रखे थे और माता के दरबार में जाकर हाजिरी भी लगाई थी। बेटी की सूरत माता के चित्र में दिखते रूप के समान सुंदर और मनमोहक थी, इसलिए उन्होंने उनका नाम भी लक्ष्मी रखा। प्रभु बेटी को प्यार से सर पर उठाए रखते थे। 5 साल की हुई तो लक्ष्मी की पढ़ाई के लिए स्कूल में भेजा गया, किंतु उसका पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगा। वह तो बैठी बैठी शून्य में ताकती रहती या स्कूल के गार्डन में घास पर पड़ी ओस को अपने कोमल कोमल हाथों से छूने और उठाने का प्रयास करती। उसे फूल पौधों को निहारने, तितलियों के पीछे भागने में मजा आता था। बारिश होती तो वह छप छप करके खूब नहाती और बीमार पड़ जाती। स्कूल से शिकायत आती तो प्रभु अभी बच्ची है कहकर टाल देते, किंतु उसकी रुचि न पसंद या पसंद पर किसी को भी कोई ध्यान नहीं दिया। माँ ने जैसे तैसे ट्यूशन के सहारे उसे 10वीं पास करवाया, लेकिन कॉलेज में पहुंचकर भी वो उसके व्यवहार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। वह हमेशा अपने आप में ही खोई रहती। यदि माँ ने कभी घर के किसी काम के लिए उससे कह भी दिया तो वह अपनी किताबें समेट कर रखने लगती, अथवा घर का सामान इधर उधर होता तो वह उसे उसके सही स्थान पर रख देती। साफ सफाई और चीज़ों को करीने से सजाने में उसे बहुत ही आनंद आता था। वह अपनी किताबों पर खाकी कागज़ की जिल्द चढ़ा कर रखती और उस पर डिज़ाइनदार चिट चिपका कर अपना नाम लिखती। उसे तरतीब से रखी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। उसे साफ कपड़े पहनना, अपने लंबे बालों को संवार कर रखना पसंद था। वह पहले स्कूल और बाद में कॉलेज में भी अकेली ही जाती थी। बाजार के बीचों बीच सड़क पर चलते समय उसकी आंखें नीची ही रहती। उसके पास से कौन गुजर रहा है उसे पता ही नहीं चलता। वह अपनी ही धुन में चलती रहती। आशीष कुमार का बाजार के बीच में ज्वेलरी का बहुत बड़ा कारोबार था। लक्ष्मी के कॉलेज आने जाने का वही एक रास्ता था। आशीष कुमार ने पहली बार लक्ष्मी को उधर से जाते देखा तो देखता ही रह गया। उसके बाद वह निश्चित समय पर अपने शोरूम के बाहर आ जाता और वहीं खड़ा हो जाता और उस समय तब लक्ष्मी को देखते रहता, जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो जाती। एक दिन घर लौटते समय उसने लक्ष्मी का पीछा किया और उसके घर तक पहुंच गया। सोसाइटी के किसी पहचान वाले से उसने उसके माता पिता का पूरा विवरण निकाला और रविवार को अपने छोटे भाई के साथ उसके घर जा पहुंचा। सुंदर स्वस्थ राजकुमारों से दिखते 2 अजनबी युवकों को देखकर प्रभु हैरान हो गए, किंतु आशीष कुमार ने आदरपूर्वक नमस्ते के बाद बेझिझक कहा, मेरा नाम आशीष है और यह मेरा छोटा भाई अखिल है। हमारा सुभाष नगर मार्केट में ज्वेलरी का धंधा है। मैं दयानगर सोसाइटी में मेरे परिवार के साथ रहता हूँ। मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। प्लीज़ मना मत कीजिए, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। प्रभु नौजवान का हौसला देखकर चकित रह गया। उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, अरे भले आदमी, किसी के घर जाकर उसकी लड़की मांगने का यह कौन सा तरीका है? यदि तुम्हें लड़की इतनी ही पसंद है तो अपने किसी बुजुर्ग को रिश्ते की बात करने के लिए भेज दिया होता। हम बैठकर बातें करते, एक दूसरे को जानते पहचानते। हम कोई जंगल में बैठे हैं क्या? मेरे परिवार में मैं ही बड़ा हूँ और घर के सब फैसले मैं ही करता हूँ, इसलिए मैं खुद आपसे बात करने आया हूँ। फिर तो मुश्किल है, किसी समझदार और जिम्मेदार आदमी का बात करना जरूरी है। यह कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं, हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है और हम किसी अजनबी को बिना जान पहचान अपनी बेटी कैसे दे देंगे? मेरे घर से जो कोई भी आएगा वह भी तो आपके लिए अनजान ही होगा और जो बात मैं कर रहा हूँ वह भी वही बात कहेगा। शादी मुझे करनी है तो सारी जिम्मेदारी भी मेरी ही है, लेकिन बरखुरदार, ऐसे खड़े पैर शादी ब्याह का फैसला होता है क्या? हमें सोचने का समय चाहिए। मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ। बेटी की शादी के लिए मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। आपको कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। आप तो सिर्फ शादी के लिए हाँ कीजिए, बाकी सब इंतजाम हो जाएगा।
लेकिन सोच लो, मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, दान दहेज के नाम पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो मिलता गया वह सब साथ के साथ बेटी की पढ़ाई और परवरिश में लगा दिया। दान दहेज मुझे चाहिए ही नहीं, आपकी बेटी ही मेरे लिए सबसे बड़ा दहेज है। आप बेटी को इन्हीं कपड़ों में ही विदा करेंगे तो भी मुझे स्वीकार है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको या आपकी बेटी को किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। तो ठीक है, हम अगले रविवार को मिलते हैं। अपने माता पिता या बड़े भाई बहन किसी को भी साथ में लेकर आना। प्रभु युवक की हिम्मत और बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसके विषय में विचार करने लगे। उनकी पत्नी रुक्मणी भी युवक का रंग रूप और कद काठी देखकर लक्ष्मी के साथ उसकी जोड़ी की कल्पना में डूब गई। उसने कहा, लक्ष्मी के पापा, लड़का सुंदर है, स्वस्थ और कद काठी में बराबर का है। फिर उनका खुद का अच्छा कारोबार भी मार्केट में चल रहा है। ठीक कहते हो रुक्मा, हमारे लिए तो गंगा खुद चल कर आई है, लेकिन पहले उसका चाल चरित्र जरूर देखना जरूरी है। पैसे वाले लड़कों पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले हम उसका घर परिवार देख लें और उससे मिलकर विचार कर लें तो बात आगे बढ़ाएं। शकल सूरत से तो शरीफ और खानदानी लग रहा है, फिर भी अपनी तसल्ली कर लेनी चाहिए। लक्ष्मी की शादी तय हो गई। उसका ससुराल 15 मिनट उत्तर और पीहर 20 मिनट पूर्व दिशा में था। शादी से पहले ही आशीष ने अपने पैतृक घर में कुछ दूरी पर बड़ी सोसाइटी में एक अलग फ्लैट खरीद लिया था। सगाई के बाद और शादी से पहले 2 महीने में लक्ष्मी ने स्वयं खड़ी रहकर अपनी पसंद से फ्लैट का इंटीरियर करवाया था और उसके माता पिता ने भी अपनी लाडली बेटी की ज़रूरत का सारा ज़रूरी सामान वहां पहुंचाकर नवविवाहित जोड़े के लिए हनीमून ट्रिप की पूरी व्यवस्था करवा दी थी। पिता के घर से डोली से विदा होकर जब वह पति के साथ अपने नए फ्लैट में पहुंची तो आशीष के परिवार और रिश्तेदारों ने द्वार पर नव दंपति का भावभीना स्वागत किया और फूलों की खुशबू से महकते नए सुसज्जित फ्लैट में अपने रीति रिवाजों से उन्हें गृह प्रवेश करवाया। दुल्हन के मुंह दिखाई और शादी की चर्चा में ही रात हो गई। वो लोग नवदन दंपति को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देकर अपने घर लौट गए। दूल्हा दुल्हन के लिए आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु का वहां पूरा प्रबंध किया गया था। सुबह नहा धोकर लक्ष्मी पति के साथ पिता के घर पहुंची तो बहुत खुश और गुलाब की तरह खिली हुई थी। बेटी को सुखी देखकर माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना न था। भाभी, चाची, सहेलियां उसे घेर कर बैठ गई और उससे चाहे न चाहे अनचाहे अनेकों अनेक सवाल पूछती रही। रिश्तेदारी में से आए युवक दामाद की आवभगत में लगे थे। पहली बार घर आए दामाद की महिलाओं ने रीति रिवाज के अनुसार आरती उतारी और भोजन के पश्चात उन्हें सम्मान स्वरूप उपहार और शगुन दिया। बेटी को विदा करने के लिए पारंपरिक गीत गाकर दामाद की कार तक उसे विदा करने आए। दूल्हे के परिवार में भी इकट्ठे हुए रिश्तेदारों ने अपने रीति रिवाज से उनका भरपूर स्वागत किया और उपहार दिए। बहू की मुंह दिखाई और देवी देवताओं के सामने विधि पूजा आदि करते करते रात हो गई। भोजन पश्चात बेटा बहू को आशीर्वाद दिया और उसके सुखी जीवन की मंगल कामनाओं के साथ उन्हें उनके नए आशियाने के लिए विदा करके परिवार भी गदगद हो गया। सुबह सवेरे ही कभी लक्ष्मी की माँ, कभी उसकी ननद उनके उठने से पहले ही गर्मा गर्म चाय नाश्ता लेकर पहुंच जाती। दोपहर और रात के भोजन के लिए उन्हें रिश्तेदारों और दोस्तों से अग्रिम निमंत्रण मिलते रहते। महीने भर तो उन्हें पता ही नहीं चला कि खाने पीने और मौज मस्ती के अलावा दुनिया में कुछ और भी है। यदि किसी दिन कोई निमंत्रण नहीं मिला तो वो किसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते और अगर रेस्टोरेंट जाने का भी मूड नहीं हुआ तो अपनी माँ के घर तो जिंदाबाद, मन चाहा खाना बनवा कर खाएंगे। दामाद की खातिरदारी में सासू माँ को समय का ध्यान ही कहाँ होता। रात को 1-2 बजे तक वह बेटे जमाई को उनके मनपसंद खाना खिलाकर ही भेजती। किचन बर्तन की साफ सफाई में 3 से 4 बज जाते तो भी वह खुशी खुशी सब करके सोती, चाहे ढलती उम्र के कारण अगले दिन उनकी तबीयत ही क्यों न बिगड़ जाए। लेकिन वे बेटे के मुंह में सब कुछ भूल जाती। एक रात वह भोर होते तक साफ सफाई में लगी रही। 4 बजे के लगभग पति की डांट पड़ी, आप बस भी करो रुकमा, कुछ देर तो आराम कर लो, फिर बीमार पड़ गई तो मुश्किल हो जाएगी।
दिन भर से तो घर के कामों में उलझी रही और 11 बजे से उठकर बेटी जमाई की खातिरदारी में लगी हो। बच्चे आए हैं तो क्या उन्हें खाना भी ना खिलाऊं? अपनी खुद की बेटी है। कल तक तो बेटी के ससुराल चले जाने के नाम पर ही आपके आंसू न थमते थे। आज कितने दिनों बाद जो आई है। हाँ हाँ, मैंने कहाँ मना किया कि बेटी दामाद को खाना ना खिलाओ, मगर उसे अपनी माँ का भी ध्यान तो करना चाहिए कि रात के 11 बजे बूढ़े माँ बाप खाना खाकर सो न गए होंगे। खाना खाना है तो पहले बता दें कि वो आने वाले हैं, ताकि तुम भी पहले से तैयारी करके रख लो। लेकिन रात को अचानक आकर कहे कि खाना बनाओ तो तकलीफ ना होगी? तुम्हें तकलीफ होती होगी। मुझे तो मेरे बच्चों को खाना खिलाने में कोई तकलीफ नहीं होती। दिन भर आराम करने के सिवाय मैं और करती ही क्या हूँ? बच्चे भूखे रहें तो माँ को चैन कैसे पड़ेगा? लेकिन आधी रात को वे दयानगर जाकर भी तो कभी खाने की फरमाइश नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि वहाँ सब लोग 10 बजे खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन तुम्हारा होटल 24/7 चालू ही रहता है। लक्ष्मी के पापा, कुछ दिन की ही बात है, नए नए में होता ही है। थोड़े दिन में वे भी अपनी गृहस्थी में खो जाएंगे, फिर तुम उनकी सूरत देखने को भी तरसोगे। तुम्हारी बात तो सच है। घर आए बच्चे अच्छे लगते हैं, मगर उन्हें भी तुम्हारा कुछ तो ख्याल करना चाहिए। सच कहूँ, तुम्हें अकेली ही सारा काम करते देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तुम्हारी बेटी तो मोबाइल लेकर एक तरफ बैठ जाती है, जरा भी हाथ नहीं हिलाती, और खाना खाते ही अपने घर भागने की जल्दी लगी रहती है। पीछे से साफ सफाई कौन करेगा, इतना भी नहीं सोचती। कम से कम उसे तो तुम्हारा हाथ बटाना चाहिए कि नहीं? उसने पहले कभी काम किया है जो अब करेगी? वह तो हमेशा अपनी पढ़ाई लिखाई में ही लगी रही। कोई बात नहीं लक्ष्मी के पापा, जब तक शरीर में जान है मैं निभा रही हूँ। जब आशीष जी की माँ की तरह मैं भी बैठ जाऊँगी तो वे अपने आप कोई रास्ता देख लेंगे। आप मेरी चिंता ना करें, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी चिंता ना करूँ तो किसकी चिंता करूँ रुकमा? तुम हो तो मैं हूँ, वरना तुम्हारे बिना तो मुझे कोई पानी पकड़ाने वाला भी नहीं है। चिंता मत करो, मैं भी यही हूँ और आप भी। आपके आशीर्वाद से अभी तो सबको निभा सकती हूँ। अब चैन से सो जाओ, मैं भी कुछ देर लेट लेती हूँ। लक्ष्मी का पहला प्रसव माँ के घर में ही हुआ। बच्ची को नहलाने धुलाने से लेकर खिलाने पिलाने तक का सारा काम माँ पर ही निर्भर था। लक्ष्मी को दूध ही नहीं उतरा था, इसलिए रात को उठकर बच्ची को के लिए दूध बनाना और उसके गीले सूखे कपड़े बदलना सब माँ की ही जिम्मेदारी बन गई थी। पहले पहल तो दामाद जी भी रात को वहीं आ जाते थे। नए फ्लैट में उनके अकेले मन न लगता था, इसलिए सबके लिए खाना बनाना और कपड़े धोना माँ ही करती रही। बच्चे बड़े होकर भी माँ की तकलीफ ना समझे तो कोई क्या करे। 2 महीने तक माँ ने दिन रात जच्चा बच्चा की खूब सेवा की। लक्ष्मी के पापा प्रभु से अपनी पत्नी की ये हालत देखी न जाती थी, इसलिए खाना बनाने के लिए और दूसरे कामों के लिए उन्होंने 2 काम वाली बाई रख ली। बच्ची 6 महीने की हो गई थी। उसकी हुमक और चंचलता से नाना बहुत खुश होते। वह उसे गोद में लेकर झुलाते, उससे बातें करते, तो वह भी उनकी बात सुनकर हुंकारे भरती। कभी पति पत्नी अपनी नवासी को गोद में लेकर पार्क में टहलने जाते तो उन्हें जीवन भर का सुख और संतोष प्राप्त हो जाता, और वे स्वयं को भाग्यशाली मानते कि ईश्वर ने उन्हें संसार का खजाना दे दिया। वे अधिकांश समय बच्चे के साथ ही बिताते और वह भी उनके साथ रहकर बहुत खुश रहती। 6 महीने बाद लक्ष्मी अपनी बेटी को लेकर अपने फ्लैट में आ गई। लक्ष्मी ने माँ के घर कभी काम नहीं किया था। वह चाय तक बनाना नहीं जानती थी, क्योंकि आशीष ने लक्ष्मी को उसके माता पिता से मांग कर लिया था। उसे लक्ष्मी बहुत पसंद थी और वह उससे बहुत प्यार भी करता था। उसे केवल लक्ष्मी ही चाहिए थी, बाकी सब कुछ उसके पास बहुत था। आशीष ने खाना बनाने और घर के कामों के लिए काम वाली 3-4 बाइयाँ रख ली थी। लक्ष्मी माँ के घर से भी ऐश करती आई थी और पति के घर आकर भी उसे कोई काम नहीं करना पड़ा। किस्मत की बनी लक्ष्मी दिन भर अपने बच्चे के साथ खेलती और शाम को अपने पति में खो जाती। समय को जैसे पंख लग गए थे। उसकी बेटी तनु पेट के बल घिसट कर आगे सरकने का प्रयास करने लगी, किंतु तकिया और ऊंची चीज सामने आने पर वह अतिरिक्त बल लगाती और पलटकर पीठ के बल गिर पड़ती। लक्ष्मी ने बेटी को इस प्रकार पलटती देखा तो वह चिंता में पड़ गई। वह उसे अकेली छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकती थी। अगर वह बाथरूम भी जाती तो किसी को उसके पास बैठा कर जाती थी। आशीष को दिन में समय नहीं मिलता था, इसलिए
सप्ताह 15 दिन में लक्ष्मी रात को आशीष के साथ पिक्चर देखने जाती तो वह अपनी बेटी तनु को अपनी माँ के पास छोड़कर जाती, क्योंकि उसे अपनी माँ के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं था। उसकी माँ बच्ची के खाने पीने के साथ हर तरह से उनका ख्याल रखती, लेकिन प्रभु को यह बात कतई पसंद न थी कि वे रोज़ रोज़ पिक्चर देखने और मटर गश्ती करने जाएं, और माँ बेचारी आधी रात तक उनके इंतजार में बैठी रही। और फिर उसका यह भी भरोसा नहीं कि आकर खाना बनाने का हुक्म भी दे दे। लेकिन माँ बेटी के मुंह में बीमार होने पर भी प्यार और सहनशीलता के साथ उसकी प्रत्येक इच्छा पूरी करने को तत्पर रहती। लाडली बेटी तो बस अपना अधिकार समझकर किसी भी समय कोई भी हुक्म सुना देती और माँ उसे पूरा भी करती। तीसरे साल लक्ष्मी ने एक लड़के को जन्म दिया। सारे परिवार को अपार प्रसन्नता हुई। आशीष और लक्ष्मी भी अपना परिवार पूरा हो जाने के से बहुत ही खुश थे, लेकिन दो दो बच्चों की परवरिश करना लक्ष्मी के बस की बात तो थी नहीं। वह जब तब तनु को अपनी माँ के पास छोड़ जाती या माँ को ही अपने फ्लैट में बुला लेती। प्रभु को रुकमा के चले जाने से बहुत तकलीफ होती, क्योंकि जब वह जाती तो जल्दी लौटकर नहीं आ पाती थी। छोटे बच्चे के लिए खाना बनाने और उन्हें खिला पिला कर सुलाना आसान काम नहीं होता था। तनु अब चलने बोलने लगी थी। वह बहुत चंचल थी, दिन भर इधर उधर भागती रहती और अपनी तोतली जबान से बातें करती। उसकी भोली बातें सुनकर रुक्मा और प्रभु सब कुछ भूल जाते। वह घर के में कभी टिक कर नहीं बैठती। वह घर में इधर से उधर दौड़ती और पलंग या मेज कुर्सी से टकराकर चोट लग जाने पर गला फाड़ कर रोती। प्रभु बच्ची को नहलाने का प्रयास करते, अगर खिलौनों के लालच में कभी बैठ भी जाती तो अपने खिलौने और किचन का सामान पूरे घर में फैला देती। प्रभु उकता कर लेट जाते तो वह उसके गाल थपथपाकर पूछती, नानू सो गए आप? बच्ची की भोली शरारत पर उसके दिल में प्यार उमड़ आता और वे उसे गोद में उठाकर चूमने लगते। कोमल हृदय पति को भावुक देखकर पास बैठी रुक्मणी को अपार संतोष और शांति मिलती। बच्ची चाहे कितना भी हुड़दंग मचाए, किंतु पति पत्नी परेशान होकर भी बच्ची को प्यार से संभालते थे। समय किसी के रोके रुकता नहीं। खट्टे मीठे अनुभवों से समय बीत गया। तनु बड़ी हो गई और शादी करके अपने पति के साथ लंदन चली गई, और तनु का छोटा भाई चेतन भी पढ़ लिख कर अपने माता पिता के व्यवसाय में सहयोग करने लगा। लक्ष्मी के पास अब आराम करने के अलावा कोई काम न था। वह अकेली बोर हो जाती तो अपनी माँ के साथ आ जाती और दिन भर उनके पास रहती। प्रभु 80 और रुक्मणी 75 वर्ष की लगभग हो चुके थे। अब उन्हें उनके प्रत्येक काम के लिए मदद की जरूरत होती थी। लक्ष्मी भी 50 की हो गई थी, किंतु वह अभी भी अपने माँ पर ही निर्भर थी। घर में नौकर चाकर होते हुए भी वह जब जब माँ के घर आती, कुछ देर पिता के साथ बात करने के बाद वह माँ को आदेश दे देते, माँ चाय बना लो ना, मुझे भूख लगी है, आलू के पराठे बना लो तो मज़ा आ जाएगा। माँ हिम्मत बटोर कर उठती और उसकी फरमाइश में जुट जाती। प्रभु को बुरा लगता। वे कहते तो कुछ नहीं, बस गुस्से में उठकर पत्नी की मदद के लिए रसोई में पहुंच जाते और चुपचाप पतीले में पानी और आलू डालकर गैस पर उबलने रख देते। रुक्मणी से कुछ कहते नहीं बनता था। वह पति की मनोदशा जानकर धीरे से कहती, आप यहाँ क्यों चले आए? आराम से बैठकर बेटी से बातें कीजिए, ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ी देर में सब हो जाएगा। लेकिन रुक्मणी, यह कोई पराठे खाने का समय है? और ज़्यादा ही भूख लगी थी तो खाने के लिए कुछ साथ लेकर आती। नहीं, ध्यान रहा होगा, बच्ची ही तो है, फिर माँ के पास आ रही है तो साथ कुछ लाने की क्या ज़रूरत है? आप बैठिए, मैं सब कर लूँगी। अभी भी बच्ची ही है तो बड़ी कब होगी? रुक्मा, तुमने इसे बहुत सिर चढ़ाया है, यह अच्छी बात नहीं है। माँ बाप के लिए बेटा बेटी हमेशा बच्चे ही रहते हैं। उसे भूख लगी है तो माँ से ही कहेगी ना, किसी और से जाकर थोड़े ही बताएगी कि उसे भूख लगी थी। आप आराम से बैठिए, आपके लिए भी बना दूँ पराठे? नहीं, अपनी लाडली बेटी को ही खिलाओ पराठे। वे खिंच कर अपनी जगह बैठ जाते। लाडली तो आपकी ज़्यादा है, खैर चाय तो पियोगे ना? हाँ, जब बना ही रही हो तो मैं भी पी लूँगा। पराठे तो आप भी खाएंगे ना पापा? लक्ष्मी ने पूछा। नहीं, मैं पराठे नहीं खाता। पराठे खाने की मेरी उम्र दिखती है तुम्हें? सिर्फ उबली हुई सब्जी और फीकी चाय, सुबह शाम घूमना और दिन भर चारपाई पर पड़े रहना,
यह तो अच्छी बात है। आपको अब करना भी क्या है? अगर कोई परेशानी है तो आप अपनी केयर के लिए नौकर रखवा देती हूँ। झाड़ू पोछे के लिए तो बाई है ही, खाना बनाने के लिए भी एक बाई रखवा देती हूँ। नहीं बेटा, मुझे नौकर की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी माँ का थोड़ा ध्यान रखा करो। उससे अब ज़्यादा काम नहीं होता, थोड़ी देर में ही थक जाती है बेचारी। जैसे तैसे वह हमारा काम तो चला लेती है, मगर एक्स्ट्रा काम अब उसके बस का नहीं है। 3 साल बाद तनु अपने पति और बेटे के साथ माता पिता से मिलने आई थी। उसका 2 साल का बेटा बहुत ही प्यारा, गोरा चिट्टा और गोल मटोल है, लेकिन जितना ही वह प्यारा है उतना ही चंचल और वाचाल भी। किसी चीज़ को उसके स्थान पर रहने ही नहीं देता। घर में सजे शो पीस और फोटो फ्रेम मिनटों में अपना स्थान बदलते रहते। टीवी का रिमोट बेचारा चैनल बदलते बदलते खिसकने लगता और एसी पल में 4 डिग्री पर ठिठुराता तो दूसरे पल 30 डिग्री पर आग उबलने लगता। सोफे पर कुशन तो टिक ही नहीं पाते। फ्रिज का सामान जहां तहां किचन के प्लेटफॉर्म और ड्राइंग रूम में त्राही त्राही पुकारने लगता। चॉकलेट आइसक्रीम बदरंग होकर फर्श पर रेंगने लगती और टोनी की एक टांग कभी इस खिड़की के पास और कभी दूसरी खिड़की में नजर आती। तनु अपनी मम्मी को लंदन की कहानियां सुनाती और उसके पतिदेव लैपटॉप पर किसी पजल में उलझे रहते, किंतु लक्ष्मी का ध्यान टोनी पर ही रहता। वह कहीं गिर न जाए या उसे चोट न लग जाए। लक्ष्मी उसकी शरारतों से खिंच उठती और बार बार उठकर कभी फ्रिज का डोर बंद करती तो कभी टीवी का वॉल्यूम कम करती। बाहर से आने वाले को लक्ष्मी का हमेशा साफ सुथरा सजा सजाया रहने वाला फ्लैट अजायब घर नजर आता, लेकिन कुछ दिन के लिए आई बेटी से लक्ष्मी कुछ कह नहीं पाती। खुद ही अस्त व्यस्त घर को ठीक करने का प्रयास करती। उसे तनु की शरारतें याद आने आती। वो अपनी माँ का उदास, क्लांत, परेशान किंतु अप्रयास मुस्कुराता चेहरा सामने आता। लक्ष्मी को आज मैं एहसास हुआ कि उसकी माँ ने उसके दो दो बच्चों को कैसे संभाला होगा और वह कैसे किसी भी समय बच्चों को माँ के पास छोड़कर अपने पति के साथ देर रात पिक्चर देखने चली जाती थी और आकर खाने का ऑर्डर भी होटल की तरफ बेझिझक दे देती थी। उसका मन सोचकर भी ग्लानि से भर उठा। मम्मी, हम नानी से मिल कर आते हैं। दोपहर के बाद तनु ने अपनी माँ से कहा। यस मॉम, मैं भी आपकी ग्रैंड मॉम एंड ग्रैंड पा को देख कर आऊँगा। टोनी ने उत्साहित होकर डाइनिंग टेबल से नीचे कूदते हुए कहा। नहीं, एकदम से चिल्लाई लक्ष्मी। नहीं बेटा, आप बड़ी नानी के घर नहीं जा सकती, वो बहुत बूढ़े और बीमार हैं। इस समय वे दवाई लेकर सो रहे होंगे। आप यहीं मेरे साथ रहो, मैं तो आपको बंदर भालू की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगी और गार्डन में खेलने भी ले जाऊंगी। लक्ष्मी की एकाएक घबरा कर बौखलाहट में कहा। तनु को एकाएक अपने टोनी का डाइनिंग टेबल से कूदना विचलित कर गया। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी थी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।